हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली ऑफ करंट अफेयर्स की मैगजीन है जून 2024 की, जिसमें गाइस आज हम करेंगे अपने साइंस एंड टेक वाले पोर्शन का जो हमारा शॉर्ट्स रह गया था उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। अगर गाइस आप चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। इससे पहले 2 साल की पूरी विजन आईएएस की मैगजीन्स की वीडियोस तैयार की गई हैं, आप चाहें उसको सुन सकते हैं। पूरा आपका करंट अफेयर्स कंसोलिडेट हो जाएगा। और गाइस, जैसे कि आज सीएपीएफ का पेपर भी हुआ है, तो उसका भी हम पूरा पेपर एनालिसिस पूरा अच्छे से चेक करके आपको कल तक मिल जाएगा वो भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है न्यू क्रिस्पर CAS9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में है ये टॉपिक। क्या होता है जीन एडिटिंग करना, ठीक है, और ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, सेफ एक्सोकैस एक्सोसम बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये जो डेवलप किया गया है, ये कोलंबिया के यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप करा है। अब सबसे सबसे पहले यही वाले वर्ड पे चलते हैं कि एक्सोसम्स क्या होता है। देखो, जो ना स्मॉल आपके सेलुलर कंटेनर्स होते हैं ना, जिनके पास ये पूरी मैनिपुलेटिव पावर्स होती हैं, पोटेंशियल होता है कि वो एक ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इन विट्रो और इन वीवो जीन एडिटिंग होती है ना, बस वैसे ही कुछ एक्सोसम्स नेचुरल ऑकरिंग वेसिकल्स होते हैं। कि जब जैसे एक किसी व्हीकल द्वारा ऑन डिमांड जब हमें किसी भी जीन को एडिट करना होता है ना, तो जीन एडिटिंग के लिए एक व्हीकल, एक माध्यम चाहिए होता है। तो एक्सोसम वो माध्यम है, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके लिए मदद करते हैं? जब भी ना किसी स्पेसिफिक सेल में जीनोम एडिटिंग करनी हो, यानी कि जीन्स की एडिटिंग करनी हो, या क्रिस्पर CS9 की डिलीवरी को एनहांस करने के लिए स्पेसिफिक सेल में, इसकी मदद से, एक्सोसोम की मदद से ये किया जाता है। अब इसी में देखो क्या होगा, इससे ये मदद मिलेगी कि ना डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा प्रिसीशन मेडिसिन का। अब आपको समझना ये ज़रूर चाहिए कि ये प्रिसीशन मेडिसिन होती क्या है, प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसको बिना समझे आप समझ नहीं पाओगे, है ना। मैंने आपको शायद पहले एक बारी प्रिसीशन एग्रीकल्चर बताया था। तो प्रिसीशन या पर्सनलाइज मेडिसिन एक ही बात होती है, याद रखना। प्रिसीशन मेडिसिन या एक पर्सनलाइज मेडिसिन एक ही बात होती है। इसमें मेडिकल जो मॉडल होता है, इसमें है ना क्या करा जाता है, इसमें ना लोगों को, एनवायरनमेंट को, और जो जो भी मार्कर्स हैं हेल्थ के जो चेंज हो रहे हैं, या इलनेस है, सोशल बिहेवियरल फैक्टर्स ओवर टाइम जो चेंज हो रही है, उसको इंटरसेक्ट कराया जाता है। यानी कि प्रिसीशन मेडिसिन में उन फैक्टर्स को देखा जाता है ताकि इंडिविजुअल पॉपुलेशन वो कैसे बन रही है, और उससे आज उनका कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रिसीशन मेडिसिन में जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि एक व्यक्ति को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो इज़ नॉट गिवन ब्लड फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड डोनर से थोड़ा दिया जाता है। ये चेक किया जाता है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है, अगर बी पॉजिटिव वाला है तो उसको बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप देंगे, है ना, ताकि जो रेसिपेंट है जिसको ये ब्लड दिया जा रहा है, उसके पास कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ना आ जाए। बात समझ रहे हो प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? अब प्रिसीशन मेडिसिन जो काम करती हैं वो पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड अप्रोच पे लेकर काम करती हैं ताकि डिजीज प्रिवेंट हो पाए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रिसीशन मेडिसिन में वो कह रहा है कि ना डिजीज का प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट को ये ध्यान में रख के करा जा रहा है कि लोगों के जीन्स, लोगों के एनवायरनमेंट, लोगों के लाइफस्टाइल में जो जो चेंज आ रहे हैं, उसको टारगेट करते हुए अब दवाइयों को बनाया जा रहा है। बात समझ में आई? अब इसी के बाद जो बात शुरू होती है, क्रिस्पर CS9 एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जीनोम एडिटिंग करेंगे, यानी कि जीन्स के जेनेटिक कोड्स को हम चेंज करेंगे, ठीक है। एडिट करेंगे हम डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके। अबे कैसे काम करता है, उससे पहले इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। क्रिस्पर CS9 का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएशन प्रोटीन, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती है, क्या करती है? कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म करती है डीएनए के स्ट्रैंड्स में से, ठीक है। जेनेटिक कोड्स को चेंज करने के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद जो CS9 प्रोटीन है उसको मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में ये क्या करता है, उस पार्ट ऑफ स्ट्रैंड को काटता है। मान लो कोई बीमारी, रेयर डिजीज पता चली है कि भाई जीन या डीएनए के मेल फंक्शनिंग के कारण, या डीएनए के म्यूटेट करने के कारण, या डीएनए के
स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण ये पर्टिकुलर डिजीज हुई है। अब उस स्ट्रक्चर के जिस पार्ट में चेंज करना है ना, वहां पे CS9 क्या करेगा, एक कैंची की तरह काम करेगा। वो कट कर देगा और वहीं पे फिर उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अब आप सोचो, क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन एम्ब्रो के जीन्स को, यानी जो बच्चा अभी एम्ब्रो में बना हुआ है उसके जीन्स को चेंज कर सकता है। क्रॉप जो फसलें होती है ना, उनके जेनेटिक कोड्स को चेंज कर कर क्रॉप्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है। सिकल सेल जैसी डिजीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी अच्छे से काम करती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डीप टेक स्टार्टअप्स इन इंडिया। इंडिया का जो डीप टेक डॉन है, फोर्जिंग अहेड रिपोर्ट, ये रिलीज कौन करता है? नेस्कॉम। अब देखो, जैसे ही इन बॉडीज के बारे में आए गाइस, बिल्कुल ध्यान में रखना है अब कि ये नेस्कॉम क्या होता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? देखो, नेस्कॉम ना एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। बात समझ में आ रही है? ये क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म है, नेस्कॉम। ठीक है, एनजीओ है ये। इसने ये रिपोर्ट रिलीज करी और इसका टॉपिक लिया इंडिया का डीप टेक डॉन, इसके बारे में बात करेगा। अब इस रिपोर्ट में नेस्कॉम वाले क्या बता रहे हैं कि हालांकि हम थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ डीप टेक स्टार्टअप्स हैं और इंडिया 6th रैंक पर आता है अमंग टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम इन दी वर्ल्ड। अब आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि डीप टेक क्या होता है। देखो, आपको ना बहुत गहराई में मैं पढ़ाने वाली इंसान हूँ और बहुत गहराई में लेके जाने वाली हूँ। डीप टेक कहो या डीप टेक्नोलॉजी कहो, एक ही बात है। यानी कि वो स्टार्टअप या ऐसा बिजनेस मॉडल जो हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलता हो। बात समझ रहे हो? ऐसे सिस्टम को डीप टेक हम कहते हैं। बात समझ रहे हो? डीप टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा फंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इंडिया के पास आप समझ लो करंटली 3600 से भी ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी वाले डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। आप समझो, इंडियन डीप टेक स्टार्टअप जो है वो रेस कर दिया गया है क्यूमुलेटिव $10 बिलियन इन द लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर, 2023 से 29 तक। 2023 में बल्कि ये भी बोला जा रहा है कि 77% का डिक्लाइन होगा इन फंडिंग। अब डीप टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं? तो देखो, ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलने वाले होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करें, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऐसा कुछ तैयार करें जिससे कि एक नॉवल सोल्यूशन निकल कर आ जाए फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसमें क्या करा जाता है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके एक नई तरह की मार्केट क्रिएट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अग्निकुल और गैलेक्सी आई या सर्वम AI, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हैं हमारे डीप टेक्नोलॉजी के गाइस स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें और भी कुछ बातें निकल कर आई हैं। देखो, यहाँ पे ना एक्सटेंडेड डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर हाई कैपिटल लगाई जाती है, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल होता है। देखो, डीप टेक्नोलॉजीज का हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर, दोनों में ही बहुत यूज है। प्रिसीशन मेडिसिन बनाना हो तो क्या हाई टेक नहीं लगेगा? AI पावर डायग्नोस्टिक समझो बनाने के लिए बहुत डीप टेक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ की चैलेंजेस भी हैं। कह रहा, जब ना प्री कमर्शलाइजेशन फेज था, यानी कमर्शलाइजेशन अभी शुरुआत एकदम होने वाली है, अब उस वक्त ना आपके पास सिस्टम तो है नहीं, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आपके पास बिजनेस ऑपरेशंस में भी करने का अभी इतना कुछ काम नहीं है, मार्केट डायनेमिक्स का कुछ पता नहीं है, कंपटीशन जो है वो आपका लार्ज एंटरप्राइजेस से है, वो भी एडिक्वेटली स्किल टैलेंट आपके पास नहीं है। ये भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इसको कैसे डील करोगे? तो इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए? इनिशिएटिव लिए गए आपके ये वाले कि एक हम ड्राफ्ट करेंगे नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इंडिया AI मिशन, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन वाला, ये सारे इनिशिएटिव लिए गए। क्या सरकार द्वारा और भी कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, को इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट और डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ मिलके काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, प्लेटफॉर्म बना रही है कि ना एंटरप्राइजेस जो है वो जो भी डीप टेक स्टार्टअप आए उसके साथ ना वो प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। स्किल के लिए काम किया जा रहा है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए कोई ग्रांट की ज़रूरत है, वो सब देने के लिए सरकार जो है हमारी सज्ज है, बिल्कुल काम कर रही है उस पर। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 3। क्या है ये?
देखो, गूगल का ना डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स में नया एआई मॉडल करा है। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि अल्फा फोल्ड एक तरह का न्यू एआई मॉडल है, जिसमें कि इतनी शक्ति है कि वो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिगेंड्स को क्या कर सकता है, बता सकता है इनके स्ट्रक्चर के बारे में, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में ये बता पाएगा। अल्फा फोल्ड 3 जो है वो कंप्यूटेशनली स्ट्रक्चर और लाइफ मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को भी बताने में काफी एक्यूरेसी दिखा रहा है। स्पीड में बता देता है, लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता देता है, इट कैन इवन मॉडल केमिकल मॉडिफिकेशन भी कर लेता है। तो इससे बहुत सारे फायदे देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फॉर फूड सेफ्टी। तो फाओ जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो फूड सेफ्टी के बारे में बताता है। अब देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फूड सेफ्टी में कैसा इस्तेमाल है। देखो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का फूड सेफ्टी में बात निकल कर आई जब ना एक सिंपोजियम चल रहा था। ग्रुप में लोग बैठे थे, सिंपोजियम मतलब क्या, जब ग्रुप में लोग इंटरनेशनली बैठे थे वियना ऑस्ट्रिया में, तब ये मामला आया सामने। इस इवेंट को अटेंड किया, ऑर्गेनाइज करा फाओ ने और आईएईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, ये सोचा इसीलिए गया ताकि हंगर जैसा, भुखमरी जैसी समस्या को दूर किया जाए, कोई अगर कुपोषण है उसको दूर करने के लिए, कोई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को दूर करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है टू वन हेल्थ अप्रोच। और वन हेल्थ का मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग यूनिफाइंग अप्रोच, ताकि हम बैलेंस और ऑप्टिमाइज कर सके लोगों का, एनिमल का, इकोसिस्टम का हेल्थ। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का फूड सिस्टम में कैसे यूज होगा? कह रहा है, देखो, एनिमल हेल्थ के लिए तो हमने क्या करा है, पीसीआर टेस्ट रखा है। मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर टेक्निक है जिससे उनकी डिटेक्ट हो जाएगी डिजीज। तो देखो, फायदा हो गया उनको, उनको पहले से ही पता चल जाएगा जी ये प्रॉब्लम है, पीसीआर टेस्ट करा लेंगे। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है, जिसको ना जब कोई न्यूक्लियर इवेंट हो जाएगा तो उसके बाद साइंटिस्ट बता देगा जी ये वाला हेल्थ ऑफ सॉइल ऐसा है, इसका रेट ऑफ इरोजन ये है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड जो बचते हैं ना न्यूक्लियर इवेंट के बाद, उसकी मदद से देखो हमें सॉइल के बारे में पता चल गया, तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। तीसरी बात देखो, ये कितनी मदद करेगा हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में। ये इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी काम करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर बेस्ड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक होगी ना, वो पेस्ट को बता देगी। ये देखो कितना फायदा हो गया। फिर फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल, फूड इरिडेशन का मतलब होता है कि ना एक ऐसी एप्लीकेशन जो ना फूड को आयनाइज करेगी, रेडिएट करेगी, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगी, क्योंकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट को भगा देगी ये। तो फूड सेफ्टी का मामला आ गया। फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में क्या करेगी, जो भी जीन्स रिक्वायर्ड है उसको लेकर आएगी, जैसे हम करते भी हैं। तो ये सारे इसके फायदे हैं। तो देखो, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया। फिर सीआईआई ने मिलकर, देखो, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी इनिशिएटिव लिया है ऐसा ही। टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने एक रेडिएशन निकाला है, कृषुकैट नासिक के अंदर निकाला, ताकि क्लोज रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जा सके, हाई डोज वाला जो देखे, इस तरह से किया जाए। ग्लोबल इनिशिएटिव भी है, फाओ और आईएई का एटम फॉर फूड इनिशिएटिव। ये सारे जो लिए जा रहे हैं वो इसीलिए लिए जा रहे हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हेल्थ, ये सारी चीजें सुधरें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है दक्षा प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखो, इसको निकाला किसने, लीड किसने किया? आईआईटी बॉम्बे ने। क्या है ये? एक लीडिंग प्रोग्राम है जिसमें कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तीनों ने मिलकर इसको निकाला है। दक्षा प्रोजेक्ट क्या है कि एम्बिशियस प्रपोजल है जिसमें हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप्स को बिल्ड करा जाता है ताकि एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज को पढ़ा जा सके। ये टेलीस्कोप क्या करेगा, पूरे सेंसर्स के साथ मिलाकर लो एनर्जी टू हाई एनर्जी बैंड्स को ये पकड़ेगा, कवर करेगा। यानी इसमें इतनी शक्ति होगी कि ये हाई एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स को भी देख ले, हाई सेंसिटिविटी वाली रेस को भी पकड़ लेगा, गामा रेस को पकड़ लेगा। अब इस तरह के प्रोजेक्ट से पता है क्या मदद मिलती है? ये जब सैटेलाइट वगैरह लगेगी ना, तो इसमें बेटर कवरेज होगी सारी चीज़ों की, अर्थ का अपोजिट साइड भी पता चलेगी हमें, क्योंकि उसके अपोजिट साइड जब घूमेगा तो ये ना, इसके साथ सोर्स ऑफ इमिशन हमें पता चलेगा कि इंटेंस ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स ऑफ इमिशन क्या है। न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैसिव जब स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल, जब मैसिव स्टार्स में फ्यूल और कोलैप्स कर जाता है, फ्यूल भी नहीं रह जाता, तो न्यूट्रॉन स्टार्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर प्रिमोडियल ब्लैक होल्स के बारे में हमें पता चलेगा, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि यूनिवर्स के बर्थ के बाद सेकंड चीज जो निकल कर आई है प्रिमोडियल, वो ब्लैक होल्स है।
अदर गामा रेस का पता चलने के लिए भी ऐसे और भी आए हैं। देखो दक्षा तो चलो ये काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ एस्ट्रोसेट आया है, वो इंडिया का वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। उसमें हमें सेलेस्टियल सोर्सेस में एक्सरे, ऑप्टिकल ये सब के बारे में पता चलता है। ऐसे ही नासा का एक प्रोग्राम था फेरनी गामा रे टेलीस्कोप। ये नासा का क्या करता था, गामा रेस को पकड़ता था। ऐसे ही नासा का एक स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है, गामा रेस को बर्स्ट होने से पकड़ता है। तो ऐसे तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स को तैयार करा जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे, जिसका नाम है तृष्णा इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है? टी से बोले तो थर्मल ही होगा। इंफ्रारेड इमेजिंग हाई सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट है ये मिशन इसरो और CNES फ्रेंच की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों ने मिलकर बनाया ताकि हम सरफेस के टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट को मॉनिटर कर पाए, रीजनल लेवल पर भी और ग्लोबल स्केल पर भी। अब कृष्णा मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चाहता है एनर्जी को मैनेज करना, मॉनिटर करना, कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर्स को मॉनिटर करना। ये कुछ ऐसे चेक कर रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड कैसे बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि अर्बन हीट आइलैंड, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है कि अर्बन एरियाज में सिग्निफिकेंटली रूरल एरियाज के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर देखना। क्यों? क्योंकि वहां पर बिल्डिंग है, वहां रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सन की हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, रादर देन जस्ट फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज नहीं करती इतनी, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी होती है। और इनकी वजह से ये भी देखना कि जो थर्मल सोर्सेज, सारी चीजों को चेक करना। फिर प्राइमरी जो पेलोड है, जैसे थर्मल इंफ्रारेड पेलोड है, इसको CNS ने निकाला ताकि इसमें 4 चेन चैनल है, लॉन्ग वेव इंफ्रा इमेजिंग सेंसर्स है। ऐसे ही इसरो ने निकाला हुआ है विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, ऐसे निकाला हुआ है। अब ये सब काम क्या करेंगी? ये सारा ऑपरेट करेंगी सन के ना सिंक्रोनस में घूमेंगी ये, ठीक है। 5 ऑपरेशनल ईयर्स इसमें निकालेंगी, और ये ऐसा पोलर ऑर्बिट होगा जो सैटेलाइट्स की तरह घूमेगा, सिंक्राइज करेगा सेम पोजीशन में उसके सन के ऊपर रहकर। अब इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होने वाला है? इससे क्लाइमेट मॉनिटर करना। देख रहे हो भारत में हालत इस समय, या और देशों में हालत देख रहे हो, बुरा हाल है। नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, लाशों का ढेर ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट। नीचे चले जाओ, केरला, वायनाड, लैंडस्लाइड्स, कितना खतरा है। तो क्लाइमेट की मॉनिटरिंग के लिए ड्रॉट है, पर्माफ्रॉस्ट चेंज क्या हो रहा है, कैसे अर्बन प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स को मैपिंग करना, हीट अलर्ट्स देना, ये सब इसी से पॉसिबल हो पाएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि इंडिया और इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन ने काफी काम किया है। इंडिया फ्रांस चाहे स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग में हो, वहां पर भी हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा हुआ है। बायलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में भी है, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन में भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा काफी कुछ है इससे रिलेटेड। अच्छा, इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अर्थ केयर मिशन। रिसेंटली अर्थ क्लाउड एरोसॉल और रेडिएशन एक्सप्लोरर जो है अर्थ केयर मिशन, ये एक जॉइंट वेंचर है यूरोप स्पेस एजेंसी का और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। ये जॉइंट मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव जानते हो क्या है? एक हॉलिस्टिक व्यू, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले क्लाउड्स का, एरोसॉल्स का, रेडिएशंस का, क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, सन कैसे इसके पास घूमना, इसका ऑन स्पेयर ये चेक करना कि क्लाउड प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, एटमॉस्फेरिक लिडार, ये सारा। अब यहाँ पे ना ये क्या कर रहा है, आपको ना रिलेशनशिप बता रहा है। किसका रिलेशनशिप बता रहा है? क्लाउड्स का, एरोसॉल्स का, अर्थ का रेडिएशन बैलेंस के बारे में बता रहा है। देखो जो क्लाउड्स होते हैं ना, जब ये एरोसॉल में मिलते हैं, तो क्लाउड्स एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं अर्थ की हीट बजट के बारे में बताने में। क्योंकि देखो जो क्लाउड है ना, वो कूल भी है, वार्म भी है अर्थ के सरफेस पे। वो डिपेंड करता है कि सन की लाइट कितनी आ रही है और कितनी ट्रैप हो रही है। अब क्लाउड का जो एक्सटेंड है, वार्म और कूलिंग इफेक्ट, वो हमारे अर्थ की शेप, लोकेशन, एल्टीट्यूड, वाटर कंटेंट और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। देखो बड़ी बात बता रहा है क्लाउड का मामला ये है। अब एरोसॉल्स पे चलोगे तो एरोसॉल क्या है? डस्ट के पॉल्यूटेंट्स के टाइनी पार्टिकल्स है जो हवा में, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। अब देखो डायरेक्टली दे रिफ्लेक्ट एंड ऑब्जॉर्व सोलर रेडिएशन को, ट्रैप करते हैं आउटगोइंग रेडिएशन को। इनडायरेक्टली ये क्लाउड फॉर्मेशन का न्यूक्लियर की तरह भी काम करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्होंने एटमॉस्फेरिक एरोसॉल कॉन्सेंट्रेशन बहुत बदल गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जगह जगह के रीजन्स का क्लाइमेट का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, ये बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सिम्बायोटिक सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, नासा का ना एक हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो ऑब्जर्व किया गया सिम्बायोटिक सिस्टम, HM सेगिटेट इन मिल्की वे गैलेक्सी।
सिम्बायोटिक सिस्टम क्या होता है? देखो, वो बाइनरी स्टार सिस्टम जिसमें व्हाइट डवार्फ है, रेड जाइंट है। व्हाइट डवार्फ का मतलब है वो स्टार्स जो एग्जॉस्ट होने के बाद अपने न्यूक्लियर फ्यूल्स को एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल, समझ रहे हो? व्हाइट डवार्फ का मतलब क्या है? वो स्टार जिनका एग्जॉस्ट होने की वजह से न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो चुका है। रेड जाइंट वो डाइंग स्टार है जो फाइनल स्टेज पर है स्टेलर इवोल्यूशन में। अब देखो, कूलर रेड जाइंट जब अपने मटेरियल को खो देता है या ऐसे ही हॉटर कॉम्पैक्ट व्हाइट ड्वार्फ का पास चला जाता है, तो जो भी खोया हुआ मटेरियल है वो जाके व्हाइट ड्वार्फ के पास रहेगा। तो ये एक इसमें कॉन्सेप्ट था बेसिकली सिम्बायोटिक सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें बता रहा है कि कुछ अमेंडमेंट ली गई हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन द्वारा। तो 77th वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल असेंबली की मीट हुई और कंक्लूड करा गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया। इन्होंने डिसाइड करा कि हम ना इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडीज की तरफ काम करेंगे और फिनिश करेंगे काम, तो पेंडेमिक एग्रीमेंट करेंगे विद इन ईयर। अब आईएचआर है क्या? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या है? देखो, ये सबसे पहली बात, इंटरनेशनल हेल्थ आपका जो ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है, ये इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशन का सक्सेसर है। ये लीगली बाइंडिंग है, राइट एंड ऑब्लिगेशंस हैंडल करता है। इसमें 194 कंट्रीज हैं। इसको अमेंड करने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि यहाँ पर एपेडमिक एक्सपीरियंस हो रहा है, पैंडमिक एक्सपीरियंस हो रहा है, बेटर पब्लिक हेल्थ की ज़रूरत है, ये सारी बातें। अब यहाँ ये कह रहा है कि पैंडमिक इमरजेंसी को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। आप सोचो, जब पैंडमिक फैलता है, कोविड-19 याद है आपको? कितना हाई रिस्क ज़ोन बढ़ गया था। कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंसिंग मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना पड़ा था। 2 लोगों को गले मिलने में डर लग रहा था। कोई छींक दे तो ब बंदा डर जाता था कि क्या होगा अब इसका। तो तरह-तरह की बॉडीज़ इसमें तैयार की गई हैं। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका, दैट इज़ डब्ल्यूएचओ ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट राउंड को लॉन्च करा है। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बैठी, तो डब्ल्यूएचओ ने, डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ की, जिसमें थीम है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है? हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है कि अल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 से ही आया है, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर का हमें ध्यान रखना है। इसमें देखो मेन बातें क्या की गई हैं कि 7 बिलियन पैसा मोबिलाइज करा जा रहा है ताकि ऐसी कंट्रीज को रिस्पांस दिया जाए और सपोर्ट करा जाए, सो दैट दे कैन इजीली रिस्पॉन्ड टू जो जो भी उनको दिक्कत आती है शारीरिक उससे जुड़ी हुई। अब फंडिंग कौन करेगा डब्ल्यूएचओ की? तो डब्ल्यूएचओ रिसीव्स फंडिंग फ्रॉम 2 मेन सोर्सेस। एक असेस्ड कंट्रीब्यूशन है ड्यू दैट कंट्रीज पे बाय अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि मेंबर और फ्रॉम अदर पार्टनर्स आता है। अब चैलेंजेस क्या है इन फंडिंग ऑफ डब्ल्यूएचओ? यहाँ पर ये कह रहा है कि असेस किया गया इनका कंट्रीब्यूशन कवर लेस देन 20% ऑफ द टोटल बजट। तो हेल्थ फॉर ऑल एंड ये सारी बातों को इसीलिए किया जा रहा है ताकि तो हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ताकि हम क्या करें प्रमोट हेल्थ में, क्या है कि क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करना, कोई एस्केलेटिंग हेल्थ थ्रेट आ रहा है उसको ध्यान में रखना, हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, परफॉर्म करना हेल्थ को, पावर करना हेल्थ को, कि साइंस एंड डेटा हो जो गाइड कर पाए, इसके इम्पैक्ट को समझ पाए। ये सारी चीज़ें पावर ऑफ हेल्थ में आ जाएगा। ये सारी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। क्या है, कैसे बना, क्यों बना? देखो, इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर इसको लॉन्च करा है ताकि जो भी ड्रग सप्लाई की शॉर्टेज एक्सपीरियंस हुई ना कोविड-19 के पैंडेमिक में, उसके रिस्पॉन्स में ये बनाया गया है। इस अनाउंसमेंट में यहाँ पर वही कर दिया कि भाई बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनेगी ताकि क्या हो, एक तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना करेंगे कंट्री, तो रिलायबल सस्टेनेबल तरीके से सप्लाई चेन बनाएंगे ताकि ऐसी समस्या भविष्य में ना हो। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स पे जाने से पहले ये समझो ये आया कहाँ से। तो एक्चुअली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसने ना, इसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप करा है न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड मैनिपुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं ये। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनकोड करा जाता है। इसमें क्या करा जाता है? प्रोटीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जाता है, जीन सीक्वेंस को मॉडिफाई करा जाता है। आरडीएनए को ना बेसिकली आर्टिफिशियली डीएनए स्ट्रैंड में बनाया जाता है, कंबाइन करा जाता है डीएनए में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज द्वारा। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स में क्या फायदा है? प्रोडक्शन से क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि ये ना वैक्सीन के एंटीजेंस को बना देगा, इंसुलिन तैयार करेगा, इतना सारा करेगा कि आप समझ जाओ बैक्टीरिया वायरल वायरस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। मोस्ट वाइडली जो इसमें यूज हो रहा है वो यीस्ट पिचिया एक तरह का होता है,
ऑर्गेनिज्म उसको यूज करा जा रहा है, एंड उसको जब भी मिथेनॉल में डाल के यूज करा जाएगा तो भी आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनते हैं। तो बात समझ रहे हो आप? इंसुलिन को ठीक करने के लिए, वैक्सीन एंटीजेंस को यूज करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह काम करेगा ये, याद रखना। लेकिन मिथेनॉल हाईली फ्लेमेबल है, हैजार्डस है, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना भी उतना जरूरी है। तो रिसर्चर्स ने इसीलिए ऑल्टरनेटिव सेफर प्रोसेस भी बनाया है। ई कोली एक बहुत बड़ा चॉइस होती है जब भी कोई भी ना आरपी, समझ लो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्शन जब भी किया जाता है ना, देखो जीन्स किसी भी चीज के चेंज करने हो, कोई रैपिड ग्रोथ करानी हो ना, सबसे पहले मान लो क्रॉप की मुझे जीन एडिटिंग करनी है, सबसे पहले मैं पता है क्या करूंगी, इस पे सर रिसर्च करूंगी, ई कोली पे चेक करूंगी। पहले मैं ई कोली पे चेक करने के बाद ह्यूमन बींग पे भी पहले नहीं चेक करा जाता, ई कोली पे चेक किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल है भैया? बायोथेरेपेटिक्स में यूज होता है, ग्रोथ हार्मोन बनाना हो, इंसुलिन तैयार करना हो, है ना, उसके लिए, या वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो होती है वैक्सीन बनानी हो, एग्रीकल्चर में यूज, एनवायरमेंटल में ना बायो रिमेडिएशन, जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो, पोल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करते हो, कैसे करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। तो इन्वायरमेंट में भी यूज हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है जंपिंग जीन्स। नाम से बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बट इसमें क्या है, ट्विस्ट क्या है जंपिंग का, मैं बता देती हूँ। ये एक नया प्लांट स्पीशी है, ध्यान रखना, एक नया प्लांट स्पीशी है। सबसे पहली बात, कहाँ से है? केरला से है, जहाँ अभी इस वक्त बहुत बुरा हाल है, बहुत मतलब लैंडस्लाइड है वहां पर। तो ये कैसे हुआ, इसको नेम कैसे किया गया? एक्चुअली बारबरा मैक्लिंटॉक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने जंपिंग जीन्स को डिस्कवर करा था। देखो ये भी ध्यान रखना, जंपिंग जीन्स की डिस्कवरी का प्राइज किसको मिला था, ठीक है। जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं ना, वो मूव या जंप करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, किसके साथ? जिनोम। इसमें क्या करते हैं ये ना, जीन्स को या तो एक्टिव या इनएक्टिव बनाते हैं, बात समझ लो, इसीलिए जंपिंग जीन्स नाम है। ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप में कॉपी करेंगे, कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इवन की जो मूवमेंट है उसकी वजह से ही जीन्स में म्यूटेशन होता है। जैसे कोविड-19 का वायरस अलग अलग म्यूटेट हुआ, तो अलग अलग वेव में उसने अलग अलग प्रभाव छोड़े। जब फर्स्ट वेव आई तो खाली बुखार वगैरह होता था, 4-5 दिन में आप ठीक हो जाते। सेकंड वेव में तो बंदा ही मर जाता था, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती थी। वो क्यों होता है? क्योंकि जब जीन्स म्यूटेट करने लग जाए, इससे जीनोम का इवोल्यूशन भी होता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर शॉर्ट वीडियो। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आपका कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन पे आंसर कर सकते हैं। आज हमने साइंस एंड टेक भी कंप्लीट कर लिया है, कल हम कल्चर करेंगे, और सीएपीएफ का जो मैंने आपको बताया है उसका पेपर का एनालिसिस भी डाला जाएगा। गाइस बिल्कुल उसको देखिए, आपको पता चले कि यूपीएससी किस तरह का पेपर बना रही है। तो आपको हमेशा हाई अलर्ट मोड पे रहना है, हर तरह के पेपर को सॉल्व जरूर करा करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू